हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को देखने वाले, सुनने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी विषय अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल की जो हम लिंक सेंड करते हैं उस लिंक को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का 5वां पाठ, जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। क्या नाम है दोस्तों? ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक या फिर दोस्तों ये संस्मरण है, इसलिए इसके संस्मरणकार सुनील शास्त्री जी है। कौन है दोस्तों? इसके लेखक कौन है? संस्मरणकार सुनील शास्त्री जी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक या फिर ये जो पाठ है वह एक संस्मरण भी है। संस्मरण मतलब यादें। संस्मरण मतलब क्या? यादें। हाँ, तो चलिए लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री जी का जन्म 1950 में हुआ। आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है, रुचि है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में लाल बहादुर शास्त्री, मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। तो दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम यह जो गद्य पाठ है, संस्मरण है, उससे संबंधित प्रस्तावना या फिर विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति लेखक सुनील शास्त्री जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है, मतलब यादें हैं। यह संस्मरण लेखक ने अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी पर लिखा है। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे, सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदार, सादगी, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में मतलब यादों में उनके पुत्र सुनील शास्त्री जी ने लाल बहादुर
शास्त्री जी अर्थात पिताजी और अपने बीच घटी कई प्रेरक एवं यादगार घटनाओं का लेखक बेबाक वर्णन करते हैं। तो दोस्तों यह था विषय प्रवेश। तो चलिए दोस्तों अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत गद्य पाठ अर्थात संस्मरण का मुखर वाचन करते हैं, उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं और यह संस्मरण का संक्षिप्त स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई का 5वां पाठ संस्मरण, जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, लेखक सुनील शास्त्री जी द्वारा लिखित संस्मरण का इस पाठ का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोक भारती हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 68 निकाल के रखेंगे। उसमें पहली पंक्ति, हमने अपने जीवन में यहां से लेकर तो वापस आते हैं अभी, इस पंक्ति तक का पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। अभाव मतलब कमी, बाबूजी मतलब पिताजी, पुलिस मंत्री मतलब गृह मंत्री, कायदा कानून व्यवस्था आदि विभाग के
प्रमुख मंत्री। आलीशान मतलब शानदार, भव्य। प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिमंडल के प्रमुख। इम्पाला शेवरलेट मतलब गाड़ी का नाम। मौका मतलब अवसर। उड़ान भरना मतलब ख्यालों में घूमना। ऑर्डर मतलब आज्ञा। निजी मतलब व्यक्तिगत। रेजिडेंस मतलब निवास। चाबी मतलब ताला खोलने की चीज या वस्तु या फिर साधन। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब हमने अपने जीवन में इस पंक्ति से लेकर तो वापस आते हैं अभी इस पंक्ति तक, मतलब इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण समझते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, हमने अपने जीवन में बाबूजी, पिताजी के रहते अभाव नहीं देखा, कमी नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था, कमी थी, जो मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उसके पूर्व जब बाबूजी के रहते मेरा जन्म हुआ था तब वे उत्तर प्रदेश मतलब यूपी के पुलिस मंत्री थे, अर्थात गृह मंत्री थे। उस समय पुलिस मंत्री को गृह मंत्री कहा जाता था। गृह मंत्री का बेटा था मैं, अर्थात सुनील शास्त्री जी गृह मंत्री का बेटा था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे तरफ छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान, शानदार, भव्य गाड़ी होनी चाहिए। जब बाबूजी प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिमंडल के प्रमुख थे, वहां जो गाड़ी थी वह इम्पाला शेवरलेट गाड़ी उनकी सेवा में थी। उस गाड़ी को देखता था तो जी करता था कि कब मौका मिलेगा, अर्थात अवसर मिलेगा चलाने का, क्योंकि प्रधानमंत्री का लड़का था। ये कोई मामूली बात नहीं। यही बात सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, कल्पना की उड़ान भर रहे थे, अर्थात ख्यालों में घूम रहे थे कि एक दिन मौका मिल ही गया। और हाँ, धीरे धीरे मेरी हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, मतलब आज्ञा देने की। हमने बाबूजी के निजी अर्थात व्यक्तिगत सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला शेवरलेट लेकर रेजिडेंस मतलब निवास की तरफ आ जाए। 2 मिनट में ही गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। सुनील शास्त्री के भाई अनिल भैया ने कहा, मैं तो इस गाड़ी को चलाऊंगा नहीं, आप ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा और ड्राइवर से चाबी मांग ली और बोल दिया, आप यहीं पर बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पैराग्राफ का यह स्पष्टीकरण था। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 68 के ऊपर गाड़ी ले हम, इस पंक्ति से लेकर तो
देर तक सोना होगा। इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का मुखर वाचन सुनते हैं वह इस प्रकार। गाड़ी ले हम चल पड़े, क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, वापस घर आ, फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। सवारी मतलब गाड़ी, बदन मतलब सीना या शरीर, झुरझुरी मतलब कपकपी सिहरन, फाटक मतलब गेट का दरवाजा, हिदायत मतलब सूचना या फिर निर्देश, सैल्यूट मतलब नमस्कार या फिर सलाम, डर मतलब भय, अंदाजा मतलब अनुमान, बेकार मतलब व्यर्थ, ताजा मतलब फ्रेश, अम्मा मतलब यहाँ पर माजी, हिम्मत मतलब साहस, हिदायत मतलब सूचना, सोना मतलब नींद। तो चलिए दोस्तों, यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यहाँ पर जो प्रस्तुत पैराग्राफ है, गाड़ी ले हम चल पड़े, यहाँ से लेकर तो वापस आते हैं हम अभी यहाँ तक का स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, ड्राइवर से इम्पाला शेवरलेट की चाबी लेकर हम चल पड़े। बहुत ही शान की सवारी थी, बहुत ही शान की सवारी थी मतलब गाड़ी थी। जब भी याद करता हूं आज भी बदन में, सीने में अर्थात शरीर में झुरझुरी मतलब कपकपी सिहरन आने लगती है।
जिसके यहाँ खाना था वहां पर बातचीत में समय ज्यादा हो गया। बहुत देर हो गई। तब याद आया कि बाबूजी, पिताजी आ गए होंगे। देर रात होने के कारण बाबूजी क्या कहेंगे, उनको इस बात का पता न चले, इसीलिए वापस घर पहुंचा तो गेट के फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। गाड़ी से पहले उतरकर गेट तक आया। संतरी को मतलब पहरेदार द्वारपाल को हिदायत दी, अर्थात सूचना दी, निर्देश दिया। यह सैल्यूट अर्थात नमस्कार रहने दो भाई, बस धीरे से गेट खोल दो। और हाँ, गेट का आवाज हो, गेट के दरवाजे का आवाज हो तो उसे बंद मत करो, खुला ही रहने दो, नहीं तो बाबूजी जाग जाएंगे। बाबूजी का डर भय से पहरेदार सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, और गेट की आवाज से भी हम लोगों का देर रात घर वापस लौटने का अंदाजा हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा। बाबूजी रात को ही बेकार में, व्यर्थ में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है अर्थात फ्रेश है, सुबह तक बात बासी हो जाएगी, अर्थात बात पर पानी पड़ चुका होगा। संतरी से पहरेदार से जैसे कहा गया वैसे उसने किया। दबे पैर अर्थात पैर की आहट न मालूम हो ऐसे पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही हम लोगों को सबसे पहले अम्मा जी ने पूछा। जाते ही सबसे पहले अम्मा मिली, मतलब माँ जी मिले। मैंने धीरे से अम्मा से पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? माँ जी ने जवाब दिया। अम्मा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटे आ गए हैं। उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया, दोस्त के यहां खाना खाने गए हैं। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा होगा। फिर हिदायत दी अर्थात सूचना दी, निर्देश दिया, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा क्योंकि रात को देर हो गई है, सुबह देर तक सोना होगा, नींद लेनी होगी। तो दोस्तों यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 69 के ऊपर पंक्ति है सुबह 5:30, इस पंक्ति से लेकर तो चले गए थे इस पंक्ति तक का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। इस पैराग्राफ का मुखर वाचन इस प्रकार, सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूं, सोना चाहता हूं, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर
आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूं। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? तो दोस्तों, यह है मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। दस्तक मतलब दरवाजा खटखटाने की क्रिया या हाथ का हल्का आघात। झुझलाना मतलब खींचना, छीड़ना। बड़बड़ाना मतलब बकबक करना। बेध्यानी मतलब ध्यान न होते हुए या लापरवाही। सूझना मतलब दिखाई देना, ध्यान में आना। राम कहानी मतलब घटना। तर्क मतलब दलील। जाहिर मतलब प्रकट, स्पष्ट करना। तो दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब सुबह 5:30 ये पंक्ति से लेकर तो चले गए थे ये पंक्ति तक, मतलब इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण सुनते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, रात को घर लौटने को देर हो गई थी, नींद पूरी भी नहीं हुई, उतने में सुबह हो गई। सुबह 5:30 पौने 6 बजे हम लोगों को जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया। अर्थात दरवाजा खटखटाने की क्रिया हुई, जिसकी वजह से हम लोगों की आधी अधूरी नींद टूट गई। मैंने बड़े तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूं, नींद पूरी नहीं हुई है, सोना चाहता हूं, सोने दीजिए। यह सोचकर कह दिया कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर फिर से दस्तक पड़ी, मतलब फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अब मैं तो झुंझला गया, मतलब खींच गया, चिढ़ गया और जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ, बकबक करता हुआ। दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या दरवाजा जैसे ही खोला तो क्या दिखता हूं? चाय लेकर नौकर नहीं तो साक्षात बाबूजी खड़े थे दरवाजे पर। बाबूजी को देखकर तो हमें कुछ भी सूझ नहीं रहा था, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दे। मैंने बाबूजी की माफी मांगी। दोस्तों, मैंने बाबूजी की माफी मांगी। बाबूजी की माफी मांगते हुए कहा, बेध्यानी से बात कह गया हूं बाबूजी।
अर्थात मुझसे लापरवाही हो गई है, मेरा ध्यान ही नहीं रहा बाबूजी। लड़के की बात सुनकर पिताजी ने अर्थात बाबूजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आओ आओ हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। बाबूजी ने हमें माफ कर दिया और चाय पीने के लिए बुलाया। यह बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। हमने कहा, ठीक है बाबूजी, हम चाय पीने आते हैं। बाबूजी के आज्ञा का पालन करते हुए बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर चाय पीने के लिए टेबल पर जा पहुंचे। हम लोगों को लगा था कि उन्हें कल जो भी कुछ घटित हुआ वह सारी राम कहानी मालूम है, अर्थात पता है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, मतलब दलील नहीं दी और न कुछ जाहिर होने दिया, स्पष्ट होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा कि तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, तो कहाँ चले गए थे जो लौटने में इतनी रात हो गई? इसका मतलब यह हुआ कि बाबूजी को पूरी राम कहानी मतलब घटना का पता नहीं है, मालूम नहीं है। तो दोस्तों यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 69 के ऊपर पंक्ति है, जवाब दिया, हाँ बाबूजी। इस पंक्ति से लेकर तो फूट फूट कर रोते रहे। इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार, जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे।
इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। जो रुलाई छूटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझते हैं इस प्रकार। शौक मतलब रुचि। स्टेट गेस्ट मतलब राज्य के मेहमान या राज मेहमान। इशारा मतलब संकेत। इजाजत मतलब अनुमति। लॉग बुक मतलब आने जाने की जानकारी जिसमें रखी जाती है। एंट्री करना यहां अर्थ है लिखना। हिदायत मतलब निर्देश या फिर सूचना। निजी उपयोग मतलब स्वयं के उपयोग के लिए, खुद के या वैयक्तिक उपयोग के लिए। रुलाई छूटी मतलब रोना आया। फूट फूट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, जवाब दिया हाँ बाबूजी इस पंक्ति से लेकर तो फूट फूट कर रोते रहे, इस पंक्ति तक, अर्थात इस पैराग्राफ का सरल अर्थ स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, कल हम कहां गए थे? इस राम कहानी का पता बाबूजी को नहीं है, इसलिए उनके पूछे हुए सवाल का सच सच जवाब देते हुए कहा, हाँ बाबूजी, हम लोग अपने मित्र के यहाँ एक जगह खाने पर चले गए थे। बाबूजी ने फिर से आगे प्रश्न पूछा, बेटे खाने के लिए तो आप गए, लेकिन कैसे गए थे? क्योंकि जब मैं आया था तो फिएट गाड़ी गेट पर ही खड़ी थी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग कैसे गए, कौन सी गाड़ी से गए? हम लोग मन ही मन समझ गए, इसलिए बाबूजी को सच सच कहना ही पड़ा कि बाबूजी हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। हमारा जवाब सुनकर बाबूजी बोले, ओहो ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का भी शौक है, रुचि है। दोस्तों, मेरे बाबूजी खुद इम्पाला शेवरलेट गाड़ी का प्रयोग न के बराबर करते थे, क्योंकि वह अपनी नहीं सरकार की गाड़ी है, और कोई सरकारी मेहमान या स्टेट गेस्ट अर्थात राज्य का मेहमान, राज मेहमान आने पर ही इम्पाला शेवरलेट बाहर निकलती थी। बाबूजी की बात सुनकर मैंने अनिल भैया की तरफ देखकर आंखों से इशारा किया, मतलब संकेत किया। अनिल भैया समझ गए कि सुनील भैया का यह इशारा संकेत बाबूजी से इम्पाला गाड़ी चलाने की इजाजत अर्थात अनुमति निकालने के लिए है। मतलब अब हम आए दिन कब भी उसका प्रयोग कर सकेंगे, इस बात से खुश हो गए। चाय खत्म करके बाबूजी ने कहा, सुनील, बेटे सुनील, जरा ड्राइवर को बुला दो। पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए
ड्राइवर को बुला लाए। बाबूजी ने ड्राइवर से पूछा, तुम लोग लॉग बुक रखते हो ना? तुम लॉग बुक रखते हो ना? मतलब आने जाने की जानकारी जिसमें रखी जाती है, ऐसा बुक रखते हैं ना? ड्राइवर ने उत्तर दिया, हाँ जी, हाँ जी, रखता हूं। बाबूजी ने कहा, लॉग बुक में एंट्री कर दो। मतलब कहीं आने जाने की जानकारी लिखते हैं ना? हाँ, तो कल दोनों बेटों ने कितनी गाड़ी चलाई, इस बात को लॉग बुक में लिख दो, एंट्री कर दो। इन दोनों बेटों ने कितनी गाड़ी चलाई, ऐसा जब सवाल पूछा तो ड्राइवर ने उत्तर दिया, 14 किलोमीटर। बाबूजी ने हिदायत दी, अर्थात निर्देश दिया, सूचना की लॉग बुक में लिख दो 14 किलोमीटर। निजी उपयोग मतलब स्वयं, वैयक्तिक या खुद के उपयोग के लिए इम्पाला शेवरलेट गाड़ी का प्रयोग हुआ। तब भी बाबूजी की बात हम लोगों के समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी जब आए तब बोले, निजी सचिव सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतने ईमानदार हमारे बाबूजी थे, लेकिन उनकी इस बात का उस समय हम लोगों को इतना बुरा लगा कि मैं और अनिल भैया, मतलब सुनील शास्त्री जी और अनिल भैया, वहां रुक नहीं सके और ऐसी रुलाई छुटी, मतलब इतना रोना आया कि कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक रुलाई बंद ही नहीं हुई। हम दोनों ही भाई बहुत देर तक फूट फूट कर, मतलब जोर जोर से रोते रहे। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 के ऊपर पंक्ति है दोस्तों, आपसे यह बात शान। इस पंक्ति से लेकर तो कोट पहन लूंगा ना, इस पंक्ति तक का, इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूं, जानता हूं मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूं। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूं और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूं। कोशिश करता हूं नींव को पुनः संजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी
झंझावात में खड़ा रह सके। याद आते ही बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक ओड थी, एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी। किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील, मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया है, मैं बहुत खुश हूं, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहां से फट रहा था, कोई वहां से। वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ इस प्रकार। तहत मतलब अंतर्गत, आदर्श मतलब अनुकरणीय वस्तु, पद मतलब ओहदा, दुरुपयोग मतलब बुरा इस्तेमाल, हिम्मत मतलब साहस, सोचना मतलब विचार करना, कलेजा चीर कर बताना मतलब गूढ़ रहस्य वाली बात समझाना, कोशिश मतलब प्रयास, कठिन मतलब मुश्किल, ओहदा मतलब पद, तनिक मतलब थोड़ा या जरा, महसूस मतलब अनुभव, संजोना मतलब इकट्ठा करना, झंझावात मतलब अंधड़ या फिर आंधी तूफान। साथ ही साथ और कठिन शब्द के अर्थ आगे दोस्तों इस प्रकार। हसीन मतलब सुंदर, व्यक्तिगत मतलब निजी, होड़ मतलब लाग डाटा, सफाई मतलब कौशल्य, अलमारी मतलब संदूक या लोहे की कपाट, बेतरतीब मतलब अस्त व्यस्त, कमरा मतलब रूम या खोली, स्कूल मतलब विद्यालय, कुर्ता मतलब कमीज या शर्ट, सप्ताह मतलब 7 दिन का समूह, जाड़ा मतलब ठंड का मौसम, कोट मतलब शर्ट या कमीज के ऊपर पहनने का साधन। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पैराग्राफ है, आपसे यह बात शान, इस पंक्ति से लेकर तो कोट पहन लूंगा ना, तो यहां तक के पंक्तियों का, पैराग्राफ का स्पष्टीकरण समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि आप लोगों से यह बात मैं शान के तहत अर्थात आप लोगों को यह बात मैं शान के अंतर्गत नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाबूजी की यही बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है।
जब सक्रिय राजनीति में आए तो बाबूजी के यही आदर्श के कारण सरकारी पद पाने के बाद भला उसका दुरुपयोग अर्थात बुरा इस्तेमाल करने की हिम्मत, साहस मुझ में हो सकती है। जैसे कि लेखक खुद के बच्चों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बच्चे कहते हैं, पापा आप हम लोगों को साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने के बाद रिक्शा से स्कूल भेजते हैं, लेकिन हम देखते हैं कितने ऐसे लड़के हैं, हमारे दोस्त हैं जो उनके पापा सरकारी पद पर होने के कारण वे सभी सरकारी गाड़ी पर स्कूल आते जाते हैं, लेकिन जैसे हम छोटे थे तो हमें अपने बाबूजी की बात का बुरा लगा था, वैसे ही आज हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको भी थोड़ा बुरा लग रहा है। परंतु छोटे बच्चों को कलेजा चीर कर तो नहीं बता सकता, मतलब गूढ़ रहस्य वाली बात तो इस उम्र में उनको नहीं समझा सकता। फिर भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ, यह भी जानता हूँ कि मेरा यह समझाना कितना कठिन है अर्थात मुश्किल है। फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी निजी उपयोग की गाड़ी पर बच्चों को छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा मतलब पद छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक मतलब थोड़ा ताज़ा और नया महसूस करता हूँ, अनुभव करता हूँ। कोशिश मतलब प्रयास करता हूँ। नींव का पुनः मतलब बेस जो है ना उसका पुनः संजोना अर्थात इकट्ठा करना, संवारना कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावात मतलब अंधड़ में खड़ा रह सके। जब भी याद आती है तब बचपन के वे हसीन मतलब सुंदर दिन, साथ ही साथ वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए थे वह सब याद आता है। जब हम छोटे छोटे थे उस समय बाबूजी अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे, मैं भी एक अलग सा गर्व महसूस करता था। और हाँ, हम भाइयों में एक होड़ मतलब लाग डांट लगी रहती थी कि किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से अर्थात कौशल्य से करता है। एक दिन बाबूजी बोले, बेटा सुनील, मेरी अलमारी मतलब संदूक लोहे की कपाट काफी बेतरतीब मतलब अस्त व्यस्त हो गई है, जरा तुम उसे ठीक कर दो और साथ में कमरा रूम भी ठीक कर देना। बाबूजी की आज्ञा का पालन करते हुए जैसे ही स्कूल से लौटा तो वह सब काम कर डाला जो बाबूजी ने सौंपा था। दूसरे दिन मैं स्कूल में जाने की तैयारी कर रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया और पूछा, बेटा सुनील, आपने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, आपके काम से मुझे बहुत खुशी भी हुई, लेकिन काम करते समय आपको मेरे कुर्ते मतलब कमीज शर्ट मिले होंगे, वे कहाँ हैं? मैं बोला, मतलब सुनील शास्त्री जी अपने बाबूजी को बोले, क्या बाबूजी, वे कुर्ते भला? क्या बाबूजी, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई
वहां से फट रहा था। उसकी हालत देखकर वे सब कुर्ते मैंने अम्मा को दे दिए हैं। बाबूजी ने मेरा जवाब सुनकर पूछा, बेटा यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, बाबूजी यह अक्टूबर महीने का अंतिम सप्ताह, मतलब 7 दिन, अक्टूबर महीने के ये आखिरी 7 दिन चल रहे हैं। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने आगे जोड़ा, अक्टूबर के बाद अब नवंबर महीना आएगा, मतलब जाड़े का मौसम अर्थात ठंड का मौसम होगा। और ठंड के मौसम में तो हाड़ में कपकपी भर जाती है, ऐसी ठंड लगती है बेटे। तब ये सब कुर्ते मुझे काम आएंगे। कुर्ता भले ही यहां वहां से फटा है, लेकिन ठंड के मौसम में शरीर को ज्यादा ठंडी लगती है, तो कुर्ते के ऊपर से कोट पहन लूंगा ना। भला फटा कुर्ता थोड़े ही लोगों को दिखने वाला है। इस प्रकार दोस्तों अपने बेटे को यह बात समझाने का प्रयास जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस पैराग्राफ में की। तो चलिए दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का स्पष्टीकरण। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 70 और 71 के ऊपर पंक्ति है, मैं देखता रह गया। इस पंक्ति से लेकर तो कुछ पूछताछ की। इस पंक्ति तक का, इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है बिनने वालों ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। तो दोस्तों, यह था इस पैराग्राफ का मुखर वाचन। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के
अर्थ को समझते हैं इस प्रकार। खादी मतलब सूत से बना हुआ, बिनने वाला मतलब जुलाह, या कपड़े बिनते हैं ना दोस्तों, हाँ वे। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना। मन में घर करना मतलब मन में बात पक्की बैठना। निछावर मतलब अर्पित। चढ़ावा मतलब शादी में वधू को दिए जाने वाले गहने। विदा होना मतलब अलग होना। मुंह दिखाई मतलब दुल्हन की मुंह दिखाने की रस्म। घाटा मतलब नुकसान। जिम्मेदारी मतलब जवाबदारी। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। तो चलिए दोस्तों, अब यह जो पैराग्राफ है मैं देखता रह गया, इस पंक्ति से लेकर तो कुछ पूछताछ की, इस पंक्ति तक के पैराग्राफ का स्पष्टीकरण समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि बाबूजी ने जब कहा कि ठंड में फटे कुर्ते के ऊपर कोट पहन लूंगा, इस बात को सुनकर मैं तो देखते ही रह गया। और इससे भी आगे बाबूजी कहते जा रहे थे कि कुर्ता फटा हुआ है तो क्या हुआ, वे सब खादी मतलब सूत के कपड़े हैं। बड़ी मेहनत से परिश्रम उठाकर बनाए हैं बेचारे बिनने वालों ने, अर्थात जुलाहा ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए बेटा। इतना ही नहीं, मुझे अच्छा याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों के तरफ ध्यान देना शुरू किया था। जैसे बाबूजी क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। इतना ही नहीं, मुझे अच्छा याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों के तरफ ध्यान देना शुरू किया था। जैसे बाबूजी क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। एक बार तो मैंने देखा और सुना भी, उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना देना। यह देखकर और सुनकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया दोस्तों। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था, मतलब उनके ओर खींचता था। बाबूजी अगर सीधे कहते, बेटे सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, यह बात सुनकर हो सकता था कि वह बात कभी मेरे मन में घर नहीं करती, मतलब मन में वह बात पक्की बैठती नहीं। लेकिन बात कहने के साथ साथ बाबूजी के अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, खिंचाव था, जो अपने में सामने वालों को बांध लेता था दोस्तों। जो सामने वाला स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर अर्थात अर्पित करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा भी उनकी यादें आगे बताती हुई कहती है, हमारी जब शादी हुई तो चढ़ावे पर मतलब शादी में लड़की अर्थात दुल्हन को दिए जाने वाले गहनों में सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। लेकिन शादी के बाद जब हम विदा हुए मतलब अलग होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाई के मतलब दुल्हन की मुंह दिखाई की जो रस्म होती है ना, उस पर गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग
बहादुरगंज के मकान में आए, उन्होंने जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई व्यापार धंधे में घाटा हुआ था, मतलब नुकसान हुआ था, लॉस में चले गए थे। और उस नुकसान की, घाटे की कुछ रुपए देने की जिम्मेदारी अर्थात जवाबदारी हम लोगों पर आ पड़ी। लेकिन बात ऐसी थी कि उस घाटे की न ठीक से जानकारी लेने की जरूरत महसूस की, या फिर उस घाटे की, नुकसान की जानकारी लेना हम लोगों ने जरूरी नहीं समझा, और न ही उनके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर इस पैराग्राफ का यह स्पष्टीकरण था। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 71 के ऊपर पैराग्राफ, एक दिन तुम्हारे बाबूजी, इस पंक्ति से लेकर तो सदा ही लगा रहता है, इस पंक्ति तक का मतलब इस पैराग्राफ का पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो क्षण भर के लिए हमें कुछ ऐसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहां बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, दुख सुख तो सदा ही लगा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार यह पैराग्राफ का मुखरवाचन था। अब इस पैराग्राफ में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ समझते हैं, वह इस प्रकार। मुसीबत मतलब कठिनाई, मजबूरी मतलब लाचारी, क्षण भर मतलब पल भर, तनिक मतलब जरा या थोड़ा, हिचकिचाहट मतलब किसी काम करने में मन का रुकना, महसूस मतलब अनुभव, खुशी मतलब आनंद, सुहाग मतलब सुहागिन होने की अवस्था, पीड़ा मतलब दर्द,
मुस्कुराना मतलब हंसना, जैसे चिंता मतलब फिक्र, शंका मतलब शक, तनिक मतलब थोड़ी, तकलीफ मतलब समस्या, विवाह मतलब शादी, बदन मतलब शरीर, उतारना मतलब निकालना, असल मतलब असली, सदा मतलब हमेशा या सदैव। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब एक दिन तुम्हारे बाबूजी, इस पंक्ति से लेकर तो सदा ही लगा रहता है आखिरी पंक्ति तक। यह जो पूरा पैराग्राफ है इसका स्पष्टीकरण सुनते हैं, समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत पाठ में संस्मरण में लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, एक दिन माँ ने मुझे कहा, तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों अर्थात कठिनाइयों और मनुष्य की मजबूरियों को मतलब लाचारी को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर मतलब पल भर के लिए हमें कुछ ऐसे लगा, क्षण भर के लिए पल भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहने देने में तनिक मतलब जरा हिचकिचाहट अर्थात यह काम करने में मन रुक गया, ऐसा अनुभव हुआ। पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है, आनंद है, इसलिए हमने गहने दे दिए। सिर्फ टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे क्योंकि वे हमारे सुहाग वाले मतलब सुहागिन होने के गहने थे। जिस दिन गहने दिए उस दिन तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा मतलब दर्द न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी, क्या कहोगी उन लोगों से? मैं मुस्कुराई मतलब हंसकर मैं मुस्कुराई मतलब हंसकर कहा, उसके लिए आप जरा भी चिंता न करें, फिक्र न करें। हमने क्या जवाब देना है, हमें क्या जवाब देना है उसका बहाना सोच लिया है जी। हम मिर्जापुर वालों को कह देंगे कि गांधी जी के कहने पर हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। इस जवाब से कोई शंका नहीं करेगा, शक नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक मतलब थोड़े समय के लिए चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ अर्थात समस्या है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह अर्थात शादी बहुत अच्छे परिवार में हो सकती थी, लेकिन अब जैसा है वैसा है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन मतलब शरीर के भी सारे गहने उतरवा लिए मतलब निकाल लिए। पति का जवाब सुनकर पत्नी बोली, पर जो असली गहना जो आप है वह तो है, हमें बस आप ही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, फिक्र न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे गहने। सदा मतलब हमेशा, सदैव ऐसे ही दिन थोड़े ही रहेंगे। दुख सुख तो सदा लगा रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर इस पैराग्राफ का यह स्पष्टीकरण था।
दोस्तों यहाँ पर दूसरी इकाई का जो पाठ है